आदाब नाजरीन अजगो गोजरी खबरनामों लेकर थारो मेजबान असलम खटाणो हाजिर है। श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति ने आज जम्मू में एक मीटिंग की जिसमें क्यों कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का जेर इंतजाम कॉलेजों में मेडिकल सीटें की अलाट गलत है मजहबी अकायद की खिलाफ वर्जी है। कमेटी ने क्यों कि वे मरहलावार अपना हज्जात शुरू करेंगी। इब्तदाई तौर पर सदर जमहूरिया जम्मू कश्मीर का लेफ्टिनेंट गवर्नर ते वजीर सेहत ना एक पटिशन पेश करेगा जिस पर मुख्तलिफ तंजीमत ते जम्मू कश्मीर का मुमताज शहरियों का दस्तखत देगा। उन्होंने इस सिलसिला में वजीर आला उमर अब्दुल्ला का बयान की भी मजम्मत की तो श्राइन बोर्ड का मामला पर इनका बयान की मुजाहका खेज करार दी तो क्योंकि वो जे किसी गवर्नमेंट के अंडर हाँ नहीं है। वो किसी ऐसी बॉडी को हेड नहीं करते हैं। और ये जो मेडिकल कॉलेज है वो जे&के गवर्नमेंट द्वारा स्पॉन्सर्ड नहीं है। यहाँ पर उनकी तरफ से कोई ये कंट्रीब्यूशन श्राइन नहीं बोर्ड आता ने है। कोई बनाया है ये ना, तो श्राइन श्राइन बोर्ड का बोर्ड है, ही तो श्राइन बोर्ड ही इसका बोल सकता करेगा। है इसके ठीक। बारे में। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा एक कॉलेज चलाया जाता है जो कि सनातन धर्म द्वारा जो भेंट वगैरह चढ़ती हैं अपने माता वैष्णो देवी मंदिर में, उसके द्वारा स्पॉन्सर, उसकी डोनेशन से चलता है। वहाँ पे कुछ एक एडमिशंस का मुद्दा आया जिसमें 50 टोटल वैकेंसीज निकाली गई और उन वैकेंसीज को जो अच्छे मेधावी छात्र हैं सभी को वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। वो क्यों उसको गुप्त रखा गया इसके बारे में हम तो नहीं कुछ भी कह सकते हैं, या आप मीडिया के लोग अच्छे तरीके से इसकी छानबीन कर लोगे कि क्यों रखी गई। लेकिन 50 में से 42 वैकेंसी एक ही समुदाय विशेष को दी गई, जो कि हमारा ये नहीं होना। हमें चाहिए कि सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, वो उससे हम बहुत आहत हैं। और दूसरा ये है कि जो अपना मेडिकल कॉलेज है वो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा चलाया जाता है, वो सनातन धर्म के लोगों के द्वारा दी गई डोनेशन है, तो उनकी भी किसी हद तक आस्थाएं हर्ट हुई हैं। वो चाहते हैं कि इसका खर्चा उन्हीं के ऊपर हो, और उनका सुझाव यही है कि अगर आप चाहते हो तो हमारे वेद पुराण इतने पुराने हैं, उनके लिए गुरुकुल खोलिए, वहां पर उनका रिसर्च वर्क करिए, वहां पर उनको वो शिक्षा दीजिए। आप लोगों ने भी सुना होगा कि बहुत सी ऐसे जगहों पर हुआ है बाहर के देशों में, यूएस, लंदन, बाकी देशों में हमारे जो ग्रंथ हैं उनमें से कुछ चीजें चोरी की जाती हैं, उनको वो अपना पेटेंट लगा करके दुनिया में बेच देते हैं। लेकिन अगर हमारा साहित्य इतना पुराना है, हमारा इतिहास इतना पुराना है, तो क्यों ना वैसे ही इंस्टीट्यूट खोले जाएं ताकि हम अपनी जो हमारी धरोहर है उसको बचा करके रख सकें। पहला चरण होगा, हम एक पटिशन साइन करेंगे, पटिशन बनाएंगे, जो जम्मू कश्मीर के जितने भी संगठन हैं और प्रबुद्ध नागरिक हैं उनके द्वारा साइन की जाएगी। ये पिटीशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हम अपने हमारे आदरणीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब और हेल्थ मिनिस्टर को ये पिटीशन यहाँ से साइन करके की भेजी जाएगी, और उसके बाद चरणबद्ध तरीके से हमारे आगे आगे कार्रवाई होती जाएगी। एमएलए अरविंद गुप्ता ने कैंप तालाब तिलो वार्ड नंबर 32 गुल गुजराल जम्मू में वाक़ गवर्नमेंट गर्ल हायर सेकेंडरी स्कूल को दौरो कियो जित उन्होंने तवील अरसा ते जेर तवा दीवार की मरम्मत को कम शुरू करने को ऐलान कियो। उन्होंने दस्यो कि 1 करोड़ रुपये को टेंडर स्कूल का बुनियादी ढांचा की जामे तरक्की वास्ते खर्च वैगो और डीपीआर भी तैयार कर ली गई है। गुप्ता ने कहो कि तबाशुदा इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह नाल तुलबा न दरपेश मसाइल न जल्दी हल कर लियो जाएगो, जिससे स्कूल का बच्चों को बुनियादी सबक जड़ो है वो किसी तरह भी मुअत्तल नहीं होगा। स्कूल को कामकाज यकीनी तौर पर बनाया जाएगा। देख रहे हो कि वॉल का काम शुरू हुआ है। ये वॉल काफ़ी देर से, पिछले 2-3 साल से टूटी हुई थी। इसको मैंने टेकअप किया था। मैं धन्यवाद करता हूँ जो हमारे पुराने डीसी हैं सचिन वैष्णव जी। उन्होंने इसको 1-2 स्कूल्स के काम थे, उन्होंने इमीडिएट इसको रखा हुआ था, लेकिन आज इसका टेंडर हुआ तो ये काम स्टार्ट हुआ। और मैं यहाँ के गोल गुजराल के सभी लोगों को मुबारकबाद भी देना चाहता हूँ। इस स्कूल को हमने टेकअप किया था, इसका एक टेंडर करवाया था। यहाँ पे आपने देखा होगा कि सारा जो बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर है टूटा हुआ है। इसका एक टेंडर था 1.86 करोड़ का। तो वो टेंडर भी, इसकी सॉइल रिपोर्ट वगैरह हो गई है, इसकी जो डीपीआर वगैरह बन गई हुई है। मेरे को लगता है कि थोड़े दिन के अंदर वो भी टेंडर जल्दी से जल्दी फ्लोट हो जाएगा। मेरी अभी पीडब्ल्यूएस डिवीज़न के जो एक्सियन है उनसे बात हुई है, और मेरे को लगता है कि अगली सर्दियों में जो बच्चों को सर्दियों में दिक्कत आती है वो परेशानी दूर हो जाएगी। उसमें हमारे सरपंच जी का भी काफ़ी कंसर्न था, और बाकी लोगों का, स्थानीय लोगों का काफ़ी एक कंसर्न था कि जो बच्चों को गर्मियों में और सर्दियों में दिक्कत होती है। स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है टूटा हुआ है, 2-3 कमरों में बच्चों की जो रजिस्ट्रेशन वगैरह है, और बच्चे यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए आते नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्लासरूम ही 2 या 3 थे। मेरे को लगता है कि आने वाले टाइम में जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर है ऑलरेडी फुली डैमेज था, अनसेफ ऑलरेडी डिक्लेयर किया हुआ था।
थोड़ा सा डिले हुआ और मेरे को लगता है कि थोड़े दिनों में ये बच्चों को जो सारी सुविधाएँ होंगी यहाँ पे गोल गुजराल के और गोल गुजराल लोगों के जो एफर्ट्स थे वो स्कूल इनका बनने जा रहा है। मैं इसमें एडमिनिस्ट्रेशन को और अपने जो इस डिवीज़न के और जितने भी हमारे डीसी और जितने भी ऑफिसर्स हैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। मैंने उनके आगे एक बात रखी और उन्होंने इसको टेकअप किया और स्कूल का काम थोड़े दिन में लगने जा रहा है। नौजवानों का अमूर ते खेल का वजारत ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को 150वीं यूम पैदाइश की याद में बिश्ना में जिला सतह पर पैदल मार्च को एहतमाम कियो। एमएलए डॉक्टर राजीव भगत ने मार्च ना चंडी 10 के रवाना कियो ते उन्होंने इस इकदाम में सराहायो। तकरीब का इनकाद पर स्कूल इंतजामिया को शुक्रिया अदा कियो। डॉक्टर भगत ने क्यों कि मार्च को मकसद कौमी इत्तेहाद में फरोग देनो, सरदार वल्लभ भाई पटेल की खिदमत को एहतराम करनो है। उन्होंने मजीद किया कि ऐसा प्रोग्राम में शिरकत तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान 2047 व वसी तर विसन की तायद करे। मैनेजमेंट है उनका भी धन्यवाद कहूँगा। मेन जो मकसद था इसका यात्रा का निकालने का कि ये आपस में जो भाईचारा और एकता जो बनी रहनी चाहिए, क्योंकि वल्लभ भाई पटेल जी का जो रोल था आज़ादी में, जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ तो उनको सबसे बड़ा जो रोल दिया गया था कि जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो 560 स्टेटें थी तो उनको इकट्ठे रखने का लिए। उसमें सबसे जो बड़ा बड़ा इम्तिहान था उनका था, उसमें था जम्मू कश्मीर और हैदराबाद स्टेट, और उन्होंने उस रोल को बाखूबी निभाया है। इसीलिए उनको लोह पुरुष आयरन मैन कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है। ये श्रेय सारा उन्हीं को जाता है। वो आज़ादी के बाद पहले अपने हिंदुस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर बने और उन्होंने बखूबी अपना रोल निभाया। और एक बार तो शेषवास को जो उन्होंने शुरुआत की थी, अब जो बागडोर हमारे माननीय नरेंद्र भाई मोदी ने जो संभाली है, और 2047 तक जो विकसित भारत को बनाने का जो सपना देखा है, इसमें हम सबको मिलकर अपनी आहुतियाँ देनी पड़ेगी, फिर ही जाकर 2047 में हम विकसित हो पाएंगे। इस कार्यक्रम का लक्ष्य सरदार @150 था, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती के ऊपर ये कार्यक्रम मनाया गया। ये मिनिस्ट्री ऑफ यूथ की तरफ से मनाया गया था। इस कार्यक्रम में 600 प्लस बच्चों ने भाग लिया और इस कार्यक्रम को समाप्ति सारे स्कूल बिश्ना में हुई। और ये मिनिस्ट्री के कार्यक्रमों की सराहना करते हुए हमारे साथ मिनिस्ट्री के मेंबर अनमोल जी इसमें शामिल रहे। इसमें हमारे मुख्य अतिथि एमएलए डॉक्टर राजीव भगत जी रहे, उनके समक्ष डीडीसी बिश्ना, उनके साथ फॉर्मर एमएलए अश्विनी जी रहे, उनके साथ सोशल एक्टिविस्ट रिंकू चौधरी जी रहे और गणमान्य लोग इस कार्यक्रम के हिस्सा बने। डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म ने जम्मू जिला इंतजामिया का तावन नाल मुबारक मंडी ते अमर महल तक हेरिटेज वाक को एहतमाम कियो। ओहदेदारा ने दस्यो कि इस अलामती वाक में स्कूल का बच्चा ते महामी राशियां का जोशो खरोश नाल हिस्सो लियो। इस इकदामात को मकसद नौजवानों में जिम्मेदारी को एहसास पैदा करनो ते खित्ता की अमीर सकाफती विरसा का ताफज ते इसकी फरोग देनो है। जो कल्मिनेट हो रहा है हेरिटेज वीक 19 से 25 तक, उसकी कल्मिनेशन पे डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म ने एक सिंबॉलिक सी हेरिटेज वॉक रखी है, मुबारक मंडी से लेके अमर महल तक। स्कूल के बच्चे हैं, मुबारक मंडी के लोकल लोग हैं, जम्मू के लोग हैं। आइडिया बड़ा सिंपल है कि ये जो ऑनरशिप है, जो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है, इस आने वाली जनरेशन में इस हेरिटेज को लेके ये ट्रांसफ़र करनी है, ताकि इनको ये एहसास हो कि जो कॉम्प्लेक्स है, ये जो हमारी हेरिडिटी है, ये जो हमारी लीगेसी है, ये हम सबकी अपनी है। इसे ऑन भी करना है, इसे प्रोटेक्ट भी करना है, इसे साफ सुथरा भी रखना है और इसे आने वाली जनरेशन्स तक पास ऑन करना है। यही आज का मकसद था। और उसके साथ साथ एक बच्चे यहाँ से जो है वो एक हेरिटेज वॉक की शक्ल में बच्चे पूरे बड़ों के साथ अमर महल जाएंगे। मुबारक मंडी जो म्यूज़ियम था, इसके बारे में करतार सिंह जी ने इनको समझाया कि इसकी हिस्ट्री क्या है। ऐसे ही अमर सिंह म्यूज़ियम में भी इनको ले जाया जाएगा, वहाँ भी इनको दिखाया जाएगा म्यूज़ियम और इनको समझाया जाएगा। आइडिया बड़ा सिंपल है जो मैंने आपसे कहा है, और मैं मीडिया से भी यही विनती करता हूँ कि जो ऐसी वॉक्स होती हैं, जो ऐसे इनिशिएटिव्स हैं, अदरवाइज़ भी नॉर्मल कोर्स में भी हम सिर्फ पूरा साल इस हेरिटेज वीक का वेट ना करें इन चीज़ों को उजागर करने के लिए, बट राउंड द ईयर भी
ये जो मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स है या फिर अमर सिंह है, ये जम्मू की दिल है, जम्मू का धड़कन है। इसको हम ऑनरशिप भी रखें इसकी और इसको पास ऑन भी करें। जो हेरिटेज होती है, कल्चर होता है, सिविलाइजेशन होती है, वो हर जो एरा होता है उसके दिल की धड़कन होती है। सो वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर हेरिटेज। यही हमारा मैसेज था। हमने यहाँ पे स्कूल के बच्चों को लाया, कॉलेजेस के बच्चों को लाया और उनको फील करवाया, इस जगह की हिस्ट्री से उनका तारुफ वापस करवाया। जिस प्लेस में मैं खड़ा हूँ यहाँ पे 300 साल की लीगेसी है। एक एक यहाँ पे जो ईंट लगी इसके पीछे एक स्टोरी है। राइट फ्रॉम 1750 ऑनवर्ड्स to the rules of Dogras, this place has been the heart of the Jammu city. This place in heart of the you can say that state of Jammu and Kashmir. Big policy decisions have been taken over, were taken over there. बड़ी सी बड़ी decisions यहाँ लिए गए। यहाँ पे जो हैपनिंग्स होती है उन्होंने स्टेट को शेप किया। तो हम उस चीज़ से इन बच्चों को वापस एक रिलेट करवाना चाहते थे एंड वी आर वेरी थैंकफुल कि यू आर हियर। एंड हमारा यही मैसेज है कि जो हेरिटेज है उसका जो हमारी हिस्ट्री है, एवरीबॉडी शुड ऑलवेज नो अबाउट इट, चेरिश इट एंड वी शुड सेलिब्रेट आवर हिस्ट्री। देखिए, जैसा कि हम यहाँ पर आए हैं, यहाँ पे बहुत से महान से राजा हुए हैं जिन्होंने इतना बड़ा किंगडम खड़ा किया है। अगर हम इसके पहले की तस्वीरें देखें तो इतना मतलब कि सुंदर है ये। और आज आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या बन रहा है। हर जगह पे गंद फैलाया हुआ है लोगों ने, मतलब हर जगह पे गंदगी धूल है। हमें जो है वो इसको गंदा नहीं करना चाहिए, ये हमारी धरोहर है, हमें इसे बचाना चाहिए। तो लोग यहाँ पे आएं, इसको देखें और समझें कि हमें अपने देश को बचाना, देश को साफ रखना कितना ज़रूरी है। और यहाँ के राजाओं के बारे में जानें कि उन्होंने क्या क्या महान कार्य किए हैं हमारे देश के लिए। आज जम्मू में म्युनिसिपल वेटनरी ऑफिस के नेड़े वार्ड नंबर 8 को मायनो करता हुआ जीएमसी कमिश्नर देवेश यादव ने म्युनिसिपल वर्कर यूनियन का सदर रिंकू बुलगर नाल क्रिसमस की तैयारी ते जरूरी अवामी मुतालबात को जायजो लियो। उन्होंने पानी का रसाव ते मुतासर पेरो ब्लॉक, सीवरेज ब्लॉक्स ते सफाई का मसाइल ते रिहायशियों वास्ते शेड ते बेहतर सहूलियत की जरूरत जैसा मसाइल ने उजागर कियो। यादव ने कहा कि इन मसाइल ने हल करने वास्ते 3 ते 4 अहम मकामात पर मजीद मायनो कियो जाएगो। यहाँ पे हम लोग विज़िट करने आए हैं क्रिसमस के रिगार्डिंग जो ज़रूरतें हैं, जो प्रिपरेशंस हैं लोकल कम्युनिटी की, उनकी ज़रूरतों का जायज़ा लेने आए हैं। और जेएमसी हर साल जो भी हमारे फेस्टिवल्स होते हैं उनके लिए लोगों के लिए तैयारियां करती है। तो यहाँ पे काफ़ी सारी एसेंशियल डिमांड्स आई हैं। काफ़ी सारी जगहों पे पेवर ब्लॉक्स टूटे हुए थे, कई जगहों पे लाइट्स की ज़रूरत थी, कई जगहों पे हमारे सैनिटेशन के इश्यूज़ थे, कुछ शेड्स बनने की भी डिमांड्स आई हैं। तो उनको प्रायोरिटी पे लिया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि अच्छी सुविधाएं लोगों को मुहैया कराई जाए। सर, कितने वार्ड ऑलमोस्ट जो है आज कवर हुए हैं और युवा क्रिसमस से देखा जाए? अभी हमने 2 साइट्स कवर की हैं, हम और साइट्स पे आगे भी जा रहे हैं। अभी 1 घंटा और ही हमारा राउंड चलेगा, तो 4 से 5 प्रोमिनेंट लोकेशंस जो हैं उनको आज हम कवर करने जा रहे हैं। सर, डिफरेंट लोकेशंस पे तो आप जा रहे हैं, लेकिन मेन जो प्रॉब्लम्स लोगों को देखने को मिल रही है जो वो कौन सी सामने आई हैं? जो मेन प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि उनके पेवर ब्लॉक्स जो हैं काफ़ी जगहों पे पानी के लीकेज की वजह से या सीवर चौक होने की वजह से वो ख़राब हो गए हैं, जिससे कि चलने के रास्ते में उनको परेशानी आ रही है। फिर उसके बाद आपका जितना भी लाइट्स का सिस्टम है उसमें जो पुरानी लाइट्स हैं वो तो चल रही हैं, लेकिन क्योंकि कॉन्ग्रीगेशंस होते हैं, शाम को भी प्रोग्राम्स होते हैं, तो वहाँ पे लाइटिंग की सिस्टम को और दुरुस्त करने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो बाकी ज़रूरतें हैं वो तो इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट्स हैं, जैसे कि शेड्स की ज़रूरत है, जो हमारे लोग इकट्ठा होते हैं उनके बैठने के लिए सीटिंग की ज़रूरत है, उस प्रकार की चीज़ें भी हमारे सामने आई हैं। डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विस जम्मू ने नवी दिल्ली एम्स ते आईसीएमआर ने का इश्तराक न सरकारी अस्पताल गांधीनगर में एक फालिज की देखभाल की तरतीबी प्रोग्राम को इनकाद किया। मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर नरेंद्र सिंह बडियाल ने कहा कि ट्रेनिंग में 40 शिरका शामिल था, 2 मेडिकल ऑफिसर्स, 10 अजला में थे 2 नर्स थे। उन्होंने इस गल पर जोर दिया कि फालिज की देखभाल कोई इलाज नहीं है और क्योंकि हुकूमत को मकसद मरीजों ने बेहतर मदद फराम करने वास्ते हर जिला में फालिज की देखभाल वास्ते मराकज कायम किया जाएगा। As per the directions of Directorate of Health Services Director साहब एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी सर की 10 डिस्ट्रिक्ट से 2-2 मेडिकल ऑफिसर्स और 2-2 सिस्टर्स लाई गई हैं यहाँ पर। तो टोटल 40 ट्रेनर्स हैं, 40 ट्रेनर्स हैं। और ये जो जैसे आपने खुद ही कहा पैलिएटिव केयर, ये क्योर नहीं है, ये केयर है। बेसिकली ये पैलिएटिव जिसको हम लोग कई बार एंड ऑफ स्टेज एंड ऑफ लाइफ, जहाँ ऐसी चीज़ जो कि लाइलाज हो गई है, अब उसको सिर्फ
क्योर उसकी जो बड़ी बड़ी जगहों से करवा दी, बट अब उसको केयर की ज़रूरत है। जहाँ उसको इतनी तकलीफ, इतनी पेन है, उसको पेन से रिलीव की ज़रूरत है। तो गवर्नमेंट का ये अंडरस्टैंडिंग है कि ये फैसिलिटी हर डिस्ट्रिक्ट में होनी चाहिए। जैसे गांधीनगर हॉस्पिटल में है डॉक्टर लाहौरी जिसका लुक आफ्टर करते हैं, तो उन्होंने ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम हर डिस्ट्रिक्ट के लिए प्रिपेयर करने की कोशिश की है। बताना चाहूँगी कि ये जो ट्रेनिंग है वो नर्सेज एंड डॉक्टर्स के लिए है, पैलेटिव केयर के लिए, जिसमें हम लोग बताने वाले हैं कि पैलेटिव केयर का क्या रोल है और उसको कैसे आप पेशेंट को दे सकते हैं, और एज ए नर्स और एज ए डॉक्टर आप उस केयर को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जिसमें पैलेटिव केयर के बारे में एक मिथ है सबके सामने सोसाइटी में कि पैलेटिव मतलब पेशेंट जाने वाला है तभी उसको देना है, बट पैलेटिव अभी जो इसका मॉडिफाइड वर्जन है उसमें क्या है, पैलेटिव केयर को शुरू से शुरू करना है। जैसे ही कैंसर डायग्नोज होता है टिल डेथ, और उसके बाद भी फैमिली को सपोर्ट करना है। तो पैलेटिव का जो मॉडल है वो चेंज हो गया है। तो हम सब डॉक्टर्स को और नर्सेस को जो JNK के हैं इसी के बारे में बताने के लिए हम लोग आए हैं। जितनी भी हमारी एसोसिएशंस हैं वो ये कहती हैं कि इक्विटेबल एक्सेस, यानी कि हर पेशेंट को, हर इंसान को पैलेटिव केयर की एक्सेस होनी चाहिए और ये जल्द से जल्द स्टार्ट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ये लेटर स्टेज के अंदर होनी चाहिए, जितनी जल्दी स्टार्ट होगी उतना पेशेंट को और उनके केयर गिवर्स को बेनिफिट मिलेगा। तो ये रूरल इंडिया के अंदर, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल है, स्टेट लेवल है, हर लेवल के ऊपर होनी चाहिए, ऑल इंडिया लेवल पे होनी चाहिए, अर्बन सेटअप के अंदर भी मिलनी चाहिए। दूसरा, जैसा मैडम ने बोला कि भाई अर्ली स्टार्ट करना है इसका, तो एक मिथ है जो मैडम भी बोल रही थी कि भाई पैलेटिव केयर मतलब यानी कि पेशेंट अब जो है बिल्कुल टर्मिनली इल है और जाने वाला है। तो इसके सर्टेन पार्ट्स हैं। एक पार्ट है कि जब उनका क्योरेबल ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ है तो उस फॉर्म के अंदर पैलेटिव केयर दी जाती है कि भाई उनको सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करना, उनकी काउंसलिंग करना, उसके साथ में जो सिम्टम्स आ रहे हैं यानी कि उनको जो तकलीफ़ें हो रही हैं, मानसिक तकलीफ़ें हो रही हैं, उन सबको हैंडल करना। और धीरे धीरे ऐसा होता है कि पेन आने लगता है तो पेन को मैनेज करना, बाकी उल्टी हो रही है, दस्त हो रहे हैं, वो हॉस्पिटल आ नहीं सकते तो होम केयर को उसमें इंटीग्रेट कराना, ये सारा पार्ट पैलेटिव केयर के अंदर था। सूरज फ्रॉम एम्स दिल्ली। सर, हमारा पर्पज़ ये था कि एक कैपेसिटी बिल्डिंग का पैलेटिव केयर का प्रोजेक्ट है जो ICMR फंडेड है और एम्स के कोलैबोरेशन में है। सबसे पहले मेन जो हमारी चीफ है डॉक्टर सुषमा भटनागर, उसको ये फंडिंग हुआ और उन्होंने चाहा कि पहले हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस 10 सेंटर लिए, जिसमें एक जम्मू सेंटर है और जम्मू सेंटर्स को ट्रेन किया। वो पहले से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है तो जो कैंसर पेन मैनेजमेंट के लिए तैयार हुआ है। तो उनको सर को बोला, रोहित लाहौरी सर यहाँ पे देख रहे हैं एज ए co-PI हैं उस प्रोजेक्ट के, तो सर को बोला कि आप 10 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सेलेक्ट करो जिसमें 2 डॉक्टर और 2 नर्स को ट्रेनिंग के लिए 5 डेज़ ट्रेनिंग एम्स दिल्ली में हुआ और 5 डेज़ की ट्रेनिंग्स जम्मू में हुआ है। श्रीनगर के उड़ी के दरमियान सफर आसान बनाने वास्ते सड़क चौड़ो करने को मनसूबा के तहत उड़ी बारामूला हाईवे पर मसमार करने की मुहिम शुरू कर दी है। श्रीनगर बारामूला 4 लेन मनसूबो 80% मुकम्मल हो गया है, जबकि बारामूला उड़ी डबल लेन प्रोजेक्ट 2027 तक मुकम्मल होने की उम्मीद है। जमीन वसूल जारी है, लोग इस मनसूबा की हमायत करें लगा है और ज़ेर मुआवजा को मायनों भी करें लगा। दिनों से एनक्रोचमेंट ड्राइव चल रही है शेरी मेन मार्केट में। ठीक है, एक खुशाइंद कदम है कि लोगों को इससे फ़ायदा भी होगा, लेकिन कहीं ना कहीं पे इंतज़ामिया को ये भी सोचना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं या बहुत सारे ऐसे शॉपकीपर्स हैं जिनकी माशी हालत बहुत ख़राब है और जिनका इस ज़रिए के बगैर और कोई माशी ज़रिया नहीं है। तो मैं ज़िला इंतज़ामिया से पुरज़ोर गुजारिश करता हूँ कि जिन लोगों का भी इसमें की भी दुकानें इसमें आ रही हैं, जिनको एनक्रोचमेंट ड्राइव के थ्रू जो है डिमोलिश किया जा रहा है, सबसे पहले उनकी माशी हालत का वो देखें और वो सोचें कि किस तरह से इनके रोज़गार पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा, किस तरह से जो इनके बच्चे हैं वो कैसे पढ़ पाएंगे और इनकी माशी हालत का एक मुतबादिल ज़रिया सबसे पहले तलाश करना और जिनको इसमें जो नुकसान हुआ है उनको कंपनसेट करना। बाकी हम किसी एनक्रोचमेंट ड्राइव के ख़िलाफ़ नहीं हैं, ठीक कदम है, लेकिन उसके साथ साथ जो है गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो उनके साथ एक अच्छा बिहेव करे, अच्छा व्यवहार करे, ताकि उनको भी लगे कि नहीं, अगर एनक्रोचमेंट ड्राइव हो रही है एक खुशाइंद कदम है, लेकिन उसके साथ साथ जिन लोगों का नुकसान हुआ है, जिनका ज़रिया माश कहीं ना कहीं पे इफ़ेक्ट हुआ है, वो इफ़ेक्ट ना हो।
17 साल का बुजुर्ग कारीगर मोहम्मद यूसुफ जरगर ने 50 साल का तजर्बा के साथ 50 से जायद कारीगरना चांदी बनाने की तरतीब दी थी। अपना खानदान का रवायती फन जिंदा रखियो तो इसका शानदार काम न मुताद नमाशा में दिखाया गयो। इसकी वाबस्तगी कारीगर बरादरी वास्ते तहरीक को बास है। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ ज़रगर है। मैं रैना वाली में रहता हूँ। आप सिल्वरवेयर के साथ करते हैं, कब से इसके साथ करते हुए आप? हमने 8वीं जमात तक पढ़ा है। फिर 8वीं जमात के बाद हम अपने घर में हम निशानी का काम चलता है, परदादों से चलता है। आज का नहीं, परदादों से चलता है। फिर मैं बैठे अपने घर पर तो कर रहा काम। कम से कम हो गए मेरे ये इससे वाबस्ता 50 साल। मैं उस वक्त 20 साल का था। 20 साल से हो गया, आज तक 70 साल का मैं हूँ। 50 साल हो गए मैं अभी तक ये सिल्वर काम करता है। तो कितनी चेंजेस तब से इसमें आई, क्योंकि आप बहुत अरसे से ये काम कर रहे हैं? मतलब क्या बोलूँ थे, चेंजेस क्या आई तान पे? उसमें बहुत चेंजेस आई। अब चलता ऐसा नहीं है, बहुत कठिन बात हो गया, क्योंकि बाहर का माल आया, उससे हमारी बहुत फर्क पड़ी है। पहले तो हम बहुत माल बेचते हैं, बनाते हैं, बेचते हैं। अब इस वक्त बहुत कम चलता है हमारा ये, क्योंकि ये महंगा होता है। हमारे हाथ से बनाता है, अब बाहर से मशीन से आता है, तो हमें बहुत कठिन आती है, बहुत कठिन आती है। आपको क्या लगता है कि क्या वजूहत है जिसकी वजह से ये बिकता नहीं है? वजह ये है कि बाहर का माल बहुत आया, सस्ता बनता है, तो हमारा माल तो कम चलता है। ये माल तो यही वजह है। तो अभी आप इसके साथ करते हैं काम, आगे आपके बच्चे भी ये काम आगे बढ़ाएंगे? हमारा बच्चा था, वो बहुत बड़ा कारीगर था, मगर वो अचानक मर गया, उसका हार्ट अटैक हो गया, वो मर गया। अब मेरे पर बोझ पड़ा, मैं अब खुद अपने हाथों से बनाता है। अफसोस है कि ये काम आगे नहीं बढ़ पाएगा। आगे नहीं बढ़ेगा, आगे कहाँ बढ़ेगा, क्योंकि इसके फायदा हो जाएगा। इसके पैसे की जरूरत है, इसको मदद की जरूरत है, अब नहीं बनेगा। इसकी ग्राहक की जरूरत है, वो ग्राहक नहीं है। ग्राहक को हम बताइए इतने कीमत है, वो देते हैं, बाहर का मादा आता है, बाहर से सस्ता आता है, तो ये नहीं चलेगा। मेरे ख्याल में ये अब बहुत कम चलता है। तो मैसेज क्या रहेगी नई जनरेशन के लिए? जनरेशन के यही कहता हूँ, मेहनत करो, अपनी मशक्कत करो, काम करो, कुछ न कुछ कमाएगा। बाकी जो अब ये सेल्स में उसमें कुछ नहीं बनता। अपने हाथ से काम करो, वो ठीक रहेगा। इस गनाली गोजरी खबरों को आज गोशमारो एहतमाम पजीर होया। अपना मेजबान असलम खटाना दे सारी टीम ने दियो इजाजत, रब रखो।